हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो सर आपके लिए खुशी की बात है कि नहीं कल बताएंगे, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, वो कल बताएंगे, कल आपको पता चल जाएगा क्या है जो। अब सरप्राइज़ ही रहने देते हैं, ठीक है। बता देंगे तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। बताना आज क्या है, लेकिन सेक्शन फार्मूला, प्रूफ ऑफ फार्मूला। देखिए 7.1 ख़त्म कर दिए थे या बाकी था कुछ? मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। हाँ ख़त्म, मेरे हिसाब से क्या ख़त्म ही हो गया था। आज जो हम देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। देखिए, भले ही मानते हैं कि वाइट बोर्ड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी, कि जो भी है हम आपके सामने लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है, मानते हैं, ठीक है, मानते हैं कि आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर, बहुत जल्दी वो भी हम देंगे, ठीक है। चैनल जैसा कि बता ही दिए हैं, अक्षय सर नारदीगंज वाले यूट्यूब है, यही अक्षय सर नारदीगंज वाले टेलीग्राम चैनल भी मेरा बना हुआ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब आप जितना सब्सक्राइबर यहाँ है, कम से कम इसका आधा भी अगर आप वहाँ सब्सक्राइब कर लेते हैं, मतलब 100 भी अगर पार हो गया मेरा सब्सक्राइबर, हम पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवाने लगेंगे। ऐसे 2-3 स्टूडेंट या 3-4 को के सब्सक्राइबर से क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवाएं। आप 100 को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ मिलने लगेगा। ऐसे भी बहुत जल्दी मिलने लगेगा, टेंशन ले लीजिए। ये बात नहीं है कि पीडीएफ नहीं दे रहे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब किए हुए अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी आपको, पीडीएफ भी बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। उससे भी बड़ा सरप्राइज है जो आपको मिलेगा नेक्स्ट। फिलहाल देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सब आपके सामने लिखने वाले हैं हम, जो भी हैं, जो भी कैसे कैसे साबित करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास स्केल तो है नहीं, कोई बात नहीं, फ्री हैंड से ही बनाते हैं। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, देखिए प्रूफ करने पर ध्यान दीजिए। लिखना क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जो साबित करो उसको ध्यान देना है। मान लेना है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट है P, और कहीं मान लेते हैं कि पॉइंट है Q। P का नियामक दिए हुए रहेगा, P का नियामक को दिले रहेगा कि x 1 है और y 1 है। P का नियामक दिए हुए, Q के भी नियामक दिले रहेगा कि x 2 है और y 2 है, दोनों दिले रहेगा। P का नियामक दिया हुआ है और Q के नियामक दिया हुआ है। अब कहेगा कि इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के मिलाने मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है ना, उसको कोई थर्ड बिंदु मान लेते हैं R, कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसको M अनुपात N के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः मतलब कि उसके बीच से कहीं भी उसको 2 भाग में बांट दिया। तो आपसे यही पूछेगा कि जो R देख रहे हैं इसका नियामक बताइए। तो इसका नियामक हम अपने मन से मान लेते हैं x, y, और वही हमको फाइंड करना है कि x, y क्या होगा। देखिए P जो दिया गया है, P का ऑर्डिनेट मालूम है कि x 1 है और y 1। इसका मतलब क्या है कि P जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस तो x 1 है, और हाइट की अगर बात करें कि हाइट कितना है डॉट डॉट डॉट, अगर हाइट की बात करें तो हाइट है y1। P के मामले में अगर P की बात की जाए तो डिस्टेंस है x1 और हाइट है y1। जैसे Q की अगर बात की जाए कि Q के बारे में बतलाइए, तो Q के बारे में अगर सोचे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया x2। हाइट कितना हो जाएगा, अगर हाइट की बात की जाए कि हाइट कितना होगा, अगर हाइट के बारे में सोचे कि हाइट बतलाइए, हाइट कितना होगा, तो अगर हाइट हम देखना चाहते हैं कि हाइट कितना होगा, तो y2 है, तो हाइट हो जाएगा इसका y2। ये दोनों दिया हुआ है। अब थर्ड पॉइंट अपने मन से हम R माने हैं, ठीक है, R तीसरा बिंदु R एक ऐसा बिंदु है जो PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M अनुपात N। तो R के बारे में देखिए क्या कंसीडर करना है। R जो देख रहे हो उसका डिस्टेंस कितना मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अपने मन से y मानना है, और हाइट कितना मान के चलना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाएगा y, खुद माने। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। P से परपेंडिकुलर मान लो PM डाल दिए और R से एक लंब डाल दिए RN।
P से नॉर्मल जो डाले PM, किस पर डाले? तो नाम अपने मन से दे दो, मान लो A है, B है, C है, तो हम कह सकते हैं P से लंब डाल दिए PM किस पर? RB पर, और R से लंब डाल दिए RN किस पर? QC पर। तो 2-3 को जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या किए हैं, इसमें कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं। हम कहेंगे कि P से लंब डाले हैं, P से, ठीक है, P से PM लंब डाल दिए, PM लंब किस पे डाल दिए? RB पर। उसी तरह से एक और कंस्ट्रक्शन किए हैं, R से RN, ये भी लंब डाल दिए किस पे? QC पे, ये दोनों। बाकी तो जो था वो तो नियामक के लिए हम बनाए हैं। अब आपको 2 गो ट्रायंगल दिखाई देगा, इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई देगा, अगर देखोगे तो 2 त्रिभुज दिखाई देगा। एक होगा PMR, त्रिभुज PMR, और हिंदी में याद लिखते हैं त्रिभुज PMR में और RNQ में, इन दोनों में क्या देखना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये दोनों त्रिभुज में क्या देखते हो कि दोनों में जैसे 1 डिग्री तो 90 है, एक कोण 90 डिग्री है, यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री, यहाँ वाला भी एंगल 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है। दूसरा एंगल अगर देखें तो ये वाला जो एंगल P दिखाई दे रहा है और यहाँ वाला एंगल जो R दिखाई दे रहा है, दोनों संगत कोण है। जैसे एक एंगल हम कह सकते हैं एंगल RMP। देखो एंगल के बारे में नहीं भी समझ में आता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री है, साफ झलक रहा है, RMP इक्वल टू, ठीक है, कैसे पता चला? देखो जहाँ पर कोण कंसीडर करते हैं ना उसको बीच में रखना है। बीच में किसको रख दिए? M को, बस। अब उस त्रिभुज की बात की जाए तो उसमें एंगल क्या हो गया? QNR। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों राइट एंगल है, हिंदी में कहते हैं समकोण है। एक एंगल और भी बराबर है, RPM, एंगल RPM, एंगल किसके बराबर है? QRN के, एंगल QRN के। ये दोनों एंगल क्यों बराबर है? तो दोनों संगत कोण है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है। कैसे? देखो जब 2 लाइन एक दूसरे के समानांतर हो, 2 लाइन एक दूसरे के समानांतर हो और कोई तिरछी रेखा इस तरह से काट दे तो उस लाइन के ऊपर बनने वाला कोण, यहाँ भी ऊपर बनने वाला कोण, अगर यह θ1 है और ये θ2 है तो दोनों आपस में बराबर होगा। चाहे इस तरफ की बात करें कि ये भी θ1 है तो ये भी θ2 होगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब एक जैसा। ये वाला लाइन PM देखो और RN देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि PM RN के पैरेलल है, PM RN के पैरेलल है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दोनों समानांतर है। अभी मत बोलिएगा समानांतर रेखा किसे कहते हैं। समानांतर रेखा 2 रेखाएं वैसी होती है जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान हो, चाहे ऐसे नाप लो, ऐसे नाप लो, ऐसे नाप लो, दोनों। जैसे यहाँ देखो कितना डिस्टेंस, इतना, यहाँ से भी इतने मानेंगे, अगर आगे बढ़ाया जाए तो डिस्टेंस समान होता है, तो दोनों पैरेलल लाइंस हो गया। तो 2 समानांतर रेखाएं, तिरछी रेखा उसको काट रही है, तो इधर वाला कोण इधर वाला कोण दोनों संगत कोण कहलाएगा। बस जब ये दोनों कोण बराबर है तो बाकी जो थर्ड एंगल बच गया वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण। यानी कि किसी भी 2 त्रिभुज में अगर तीनों एंगल बराबर हो गया तो भुजा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। वायर में यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMR, ठीक है, सिमिलर है त्रिभुज किसके? PMRN था, हाँ, त्रिभुज PMR सिमिलर है किसके? RNQ के। ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन है, अगर आप लिख पाते हो तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा है। नहीं लिख पाते हो तो इसमें भी कोई बुरा बात नहीं है कि क्यों नहीं लिख पाए, नहीं समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपका ज्यामिति अच्छा नहीं हो तो नहीं लिख पा रहे, कोई दिक्कत है। मेन जो मुद्दा उस पर ध्यान दीजिएगा जो हम समझाने वाले हैं। ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन हो गया कि हम कंस्ट्रक्शन क्या किए। ऐसे 10th के एग्ज़ाम में ये प्रूफ करने के लिए आता नहीं है कि आप प्रूफ कीजिए, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि फॉर्मूला आया कहाँ से। डायरेक्ट आ जाए या फॉर्मूला लिख दें या बताना शुरू कर दें तो आपको लगेगा फॉर्मूला आया किधर से, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है
ये कैसे फॉर्मूला साबित होगा? पहले तो P का नियामक दे ले था, Q का नियामक दिए हुआ था, ये अपने मन से माने। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है ये खुद हम माने हैं, कंसीडर किए हैं। हाँ, ये दिया हुआ था कि यह जो R है ये पी क्यू को किस अनुपात में बांटता है, m अनुपात n, ये सब दिया हुआ रहेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, मेन तो अब है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो अब ध्यान देना, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कंपेयर करो। जैसे पी एम आर और आर एन क्यू दोनों में कंपेयर करना है। पी एम आर में कर्ण कितना है m, और आर एन क्यू में कर्ण कितना है n, तो कर्ण बटा कर्ण हो गया। अब लंब को लंब से कंपेयर करो। पी एम आर में अगर लंब देखा जाए तो ये वाला हिस्सा होगा। और ये कैसे फाइंड करेंगे, हम ऑलरेडी बता चुके कि पूरा ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना है y, और सिर्फ इसके नीचे वाला हाइट देखो ये कितना है y1, तो यहाँ वाला हाइट हो गया y माइनस में y1। तो हम लंब लिख सकते हैं y माइनस y1 बटा इसका लंब बताओ, तो पूरा हाइट कितना हो गया, पूरा हाइट हो गया y2, और सिर्फ इतना हाइट कितना है y, ये तो सिर्फ y है। तो अगर ऊपर वाला हिस्सा चाहिए तो पूरे y2 में से ये वाला घटा दो, मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा y2 और माइनस में y, तो वही लिखने वाले हैं y2 और माइनस में y बराबर आधार आधार कंपेयर करो। इसमें आधार कितना है ये वाला हिस्सा बताना है। जैसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर दूरी देखे तो x है, और इधर वाला काट के हटा दो, क्योंकि हमको तो सिर्फ यही वाला फाइंड करना है, तो ये काट के हटा दो, तो कह सकते हैं पूरा x था उसमें से x1 हट गया, x माइनस x1, यानी आधार हो गया x माइनस x1। फिर आर एन क्यू में ढूंढो, आर एन क्यू मतलब दूसरे त्रिभुज में, पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, उस त्रिभुज में आधार क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी x2 है, और सिर्फ ये वाला माइनस कर दो, ये वाला हिस्सा, मतलब हम कह सकते हैं कि वाला हो गया x2 और माइनस में यहाँ तक वाला दूरी क्या है, यहाँ तक वाला दूरी x ने था, तो x2 माइनस x, यानी आधार हो गया x2 माइनस x। अब बन गया, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर y वाला चाहिए तो y के साथ कंपेयर कर लो, और अगर x वाला चाहिए तो x के साथ में कंपेयर कर लो। पहले इतना नोट डाउन कर लो, या चलो हम कंपेयर कर ही देते हैं। नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार वो भी कंफर्म हो ले, दिखाई तो दे रहा है। देखिए यहाँ जो हम लिखने वाले हैं, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपरे ऊपरे बाउंस कर जाएगा। y2 y इसमें गुना होने वाला, तो हो जाएगा m इंटू y2 और माइनस में m गुने y बराबर ये n गुना करने वाले हैं, तो n गुने y हो गया, और n अगर इसमें गुना होगा तो n गुने y1, मतलब y वाला टर्म इसके साथ में। अब इसी के साथ में एक बार x वाला टर्म करेंगे, लेकिन इधर 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 देखिएगा m है न, m में गुना ये करने वाले हैं। ऐसे हमको अलग अलग लिख के समझाना चाहिए था, एक बार इन दोनों को एक साथ रखो, एक बार फिर इन दोनों को, मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को बराबर किए हैं। देखो न, फर्स्ट और सेकेंड को बराबर किए, तबे नहीं बोला इन्हें गुना हो गया, गुना कर दिए हैं यार, my2 और my, और ये n वहाँ गुना करते, n गुने y हो गया और n गुने y1। अब हम फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ बराबर कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आप बराबर कर लीजिएगा, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ, तो गुना कर दो, तो m इंटू x2 और माइनस में यही वाला इसमें गुना होगा, तो m और गुने में x बराबर n को वहाँ गुना कर दो, तो n गुने हो गया x, और यही वाला n यहाँ गुना कर दो, तो माइनस n गुने x1। अब ज़रा ध्यान दो, इसको हम लोग लिखेंगे my2 और माइनस जो उधर है इधर आके हो जाएगा प्लस में n गुने y1। उधर क्या हो गया, तो ई माइनस में है, जब बराबर के उस तरफ भेजोगे, ई माइनस वाला जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो my हो जाएगा, और यहाँ तो प्लस में है ये है n गुने y, यही बात इधर हो जाएगा। हम mx को उधर भेज देते हैं, तो देखो mx अगर उधर गया तो इधर जो माइनस में है बराबर के उस तरफ जाने के बाद वो mx हो जाएगा प्लस में, और यहाँ nx पहले से है, इसको इधर भेज दो, तो कहेंगे कि mx2 और प्लस में उसको n भेजो, तो n इंटू x1 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है,
मतलब m प्लस n बच गया, तो कॉमन क्या है दोनों में से, x और x कॉमन लेके उधर लिख दिए। यहाँ क्या हो गया, m इंटू x2 अब प्लस में n इंटू x1। इधर पता नहीं दिखाई देगा या नहीं देगा, अब नहीं देगा। अब मेरे हिसाब से ऊपर लिखना चाहिए। अब मिटाते हैं ऊपर। इतना देर में तो आप उतार लिए होंगे, और नहीं उतारेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊपर वाला मिटा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला कोई ख़ास नहीं है। जो ब्लू पेन से लिखे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन है, लिख सकते हो, अच्छी बात है। नहीं लिख सकते हो तो आप देखो, मेन तो ब्लैक पेन वाला है जो चल रहा है। यही चीज़ हम ऊपर लिखने जा रहे हैं। इधर देखिएगा, ये हो गया my2। उधर छोड़ दीजिए, वो सब क्या लिखे थे नहीं लिखे थे वो सिर्फ साबित करना था। my2 प्लस में ny1 बराबर में, इन दोनों में से अगर y कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा m प्लस n, यानी y बराबर कितना हो गया, y बराबर फॉर्मूला हो गया my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस n। ये हो गया किसका नियामक, y नियामक। x नियामक भी देख लें। अब भी नहीं समझना है कि हम कैसे याद करेंगे, अभी बस जैसे बता रहे ध्यान दीजिए। याद करने के लिए हम समझाएंगे याद कैसे करना है। यहाँ पे हो गया m x2 प्लस में n x1। आई जो देख रहे हो ना m प्लस n, इसको इधर बटा में लिख दो m प्लस n बराबर में क्या हो गया x नियामक। ये हो गया x नियामक। बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। याद कैसे करना है वो मेरा काम है कि हम कैसे आपको याद करवाएंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए। समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं समझ सकते तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। मेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम मिटाते हैं। इतना देर में स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लिए होंगे। देखिए अब मुद्दा है क्या, आपको याद रखना है क्या, अब समझना है। अब समझने पे ध्यान देना है। अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अप्लाई तो आप इसी को कीजिएगा। मान लेते हैं P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। P का नियामक दे दिया गया x1 y1 और Q का नियामक दे दिया गया x2 और y2। और कोई थर्ड बिंदु आपसे पूछ लेगा जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, सपोज दैट R। अब पूछ देगा कि इस R का नियामक बताइए क्या है। अगर यह बिंदु दोनों जैसे P है न और R है न, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो x y बताइए। तो वो तो हम साबित कर दिए हैं, आपको याद रखने के लिए अब समझा रहे हैं। अगर x नियामक याद रखना है या फिर मान लो y नियामक याद रखना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना। x नियामक के लिए m प्लस n, अब बटा में भी m प्लस n। अगर y नियामक निकालना है तब भी m प्लस n, अब बटा में m प्लस n। दोनों जगह पे ध्यान क्या देना है ने कि जो m है, जैसे m है तो m को गुना कर देना है इधर उस तरफ और n को गुना कर देना इस तरफ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ जाएगा। m गुना हो जाएगा इधर मतलब किस में, x2 में, और n गुना हो जाएगा किस में, x1 में। आपको लग रहा होगा ना y1 नहीं लिखे y2 नहीं लिखे, अरे m को गुना करना x2 में और n को गुना करना x1 में। क्यों? क्योंकि कौन सा नियामक ये वाला है, ये जो दिखाई दे रहा है कौन सा नियामक आप निकालना चाह रहे हैं, कौन सा ऑर्डिनेट है, x नियामक, इसलिए x में गुना हुआ। अगर y नियामक निकालना है तो m को गुना कर देंगे किस में, y2 में, उधर वाले में। y2 y1 को छोड़ दो, उसको विसर्जन कर दो नदी में। आप समझने पे ध्यान दीजिए कि m जो है दूसरे साइड में गुना होता है, n जो है अपने अपोजिट साइड में, n को गुना करना है y1 में। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अधिकांश बच्चे को फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होता है और अधिकांश स्टूडेंट फॉर्मूले नहीं याद होता है, वो फॉर्मूले रट्टा मारे हम लगल है। काहेल रट रहे हो यार हैं? जे एम है ने एन है ने एक दूसरे के अपोजिट। देखो दूर के ढोल सुहावल लगा, कहावत है, तो इसको दूर के ढोल सुहावल लगता है, अपने तरफ से गुना नहीं होना चाहता है। एम को जब भी गुना करना है तो या तो x2 में या तो y2 में, n को जब भी गुना करना है तो x1 में या तो y1 में। इसे याद रखो, पहले m है फिर n है, तो m गुना होगा बाद वाला से, n गुना होगा पहले वाला से। बस हो गया, यही याद रखना। अब इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं। आते हैं एक्सरसाइज पे। और जैसा कि हम आपको बताएं कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, पक्का देंगे पीडीएफ आपको, ठीक है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला बता दिए, इस तरह से आपको कम से कम 10-12 प्रॉब्लम हम देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल
कम से कम इतना ख़त्म कर दे कि आपका 70-80% भर हो जाए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकते 100% ख़त्म कर देंगे, लेकिन हाँ काम चलाओ आपको बता दें 70-80%। उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे, जिससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फॉर्मूला तो प्रूफ कर दिए, अब देखते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें एग्जाम्पल भी हम एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल आप खुद से देख के समझ सकते हैं एग्जाम्पल हम क्यों बताएं, ठीक है। आप एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि उस बिंदु के निर्देशांक, चलो भाई लिख देते हैं पहला। हम एक्सरसाइज बता दे रहे हैं, आप किताब से उदाहरण देख लीजिएगा और खुद से बना लीजिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदुओं, क्वेश्चन ये है कि जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर सिर्फ लिख दिया है कि विभाजित करता है तो आपको ये समझना है कि विभाजित करता है मतलब अंतर विभाजित करता है, फिक्स है। अगर विभाजित करता है तो अंतर विभाजित करता है, और अगर बाह्य विभाजित रहेगा तो फिलहाल तो एनसीईआरटी पता नहीं आपके सिलेबस में दिया नहीं है, कुछ प्राइवेट किताब है जो दे दिए हैं, एनसीईआरटी नहीं बताते कि आप बाह्य विभाजित निकालिए। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला लिखे? कतई नहीं, एकदम नहीं फॉर्मूला बोलेंगे लिखे ले, एकदम में नहीं यार, फॉर्मूले नहीं लिखना है, बस याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ ही लिखेंगे, हर जगह फॉर्मूले लिखेंगे, दुनिया में कम टेंशन है कि फॉर्मूला के और टेंशन ले ले। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, संस्कृत है, हिंदी है, उस सब में कम रटना है, जब हम इसमें फॉर्मूला वो रटे मत रटो, ठीक है। ध्यान दो कि कैसे निकलेगा इसका एक्स और वाई अगर निकालना तो एक्स नियामक और वाई नियामक। यहाँ समझो, अगर एक्स निकालना है या फिर सपोज दैट वाई नियामक निकालना है, फॉर्मूला दोनों में सेम है, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट 2 प्लस में 3 बटा में 2 प्लस में 3। अगर वाई नियामक में निकालना है तब भी लिखेंगे 2 प्लस में 3 और 2 प्लस में 3। 2 को गुना कर देंगे किधर तो 2 गुना हो जाएगा उधर, और 3 को गुना कर देंगे इधर। 2 अगर उधर गुना कर देंगे तो 2 किस में गुना होगा? जाहिर से बात है 2 गुना हो जाएगा किस में? 4 में, और 3 इधर किस में गुना होगा? -1 में। तो एक्स नियामक अगर निकालना चाहे तो 4 दूनी हो गया 8, और माइनस में, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 3 और बटा में 5 हो गया। उसी तरह से वाई नियामक के बारे में सोचो, 2 को किधर गुना करें तो 2 को तो उधरे गुना करना है, दूर के ढोल सुहावन लगता है, ये दूसरे में गुना हो जाएगा। कितना में गुना हो जाएगा भाई? -3, और 3 इधर गुना हो जाएगा कितना में? 7 में। ये हो गया 3 दूनी -6, और ये कह सकते हैं 7 तिया 21 बटा में कितना? 5। अब चेक कर लेते एक्स नियामक कितना हो गया? 8 में से 3 गया 5 और बटा में 5। वाई नियामक जरा देख लेते हैं, 21 में से 6 गया 15 और बटा में 5। 5 से ही वाला गया कट और 5 से ही वाला गया कट, तो एक्स नियामक कितना हो गया? एक्स नियामक 1 और वाई नियामक 3। तो आंसर क्या लिखोगे? अंतर विभाजन जो बिंदु है वह बिंदु क्या लिखोगे? ऑर्डिनेट क्या लिखेगा? तो एक्स नियामक 1 लिखेंगे और वाई नियामक 3 लिखेंगे। हो गया 1,3। 1,3। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइम भी तो देखना है ना, टाइम कितना अभी है? टाइम 7 मिनट अभी चलेगा। चलिए हो गया, एक प्रॉब्लम बता दिए, बिठाते हैं। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है बाबू कि हम एक फार्मूला प्रूफ करेंगे, उस पर आधारित एक क्वेश्चन बता दिए, चाहिए तो एक और बता, लेकिन नहीं आप दोबारा उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। वो बता दिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब हम इसी को कुछ और मतलब कह सकते हैं कि एक छोटा सा फार्मूला और साबित करने वाले, फिलहाल इसको मिटाते हैं। जैसे अभी आप लोग देखें सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला का थोड़ा सा और एलेबोरेशन करेंगे, थोड़ा सा और उसको खींचेंगे। खींचना क्या है? मान लीजिए कि ये वाला P है और मान लो ये वाला Q है। P का नियामक हम क्या मान रहे हैं? x1 और y1, और Q का नियामक क्या मान रहे हैं? x2 और y2, और कोई तीसरा बिंदु R है जो इसको समान अनुपात में बांटता है। जैसे पहले क्या था?
m अनुपात n ने, लेकिन इस बार इधर m है तो उधर भी मान के चलते कितना m है। जो अनुपात इधर है मतलब जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस उधर भी है। अब इसका एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो कुछ नया चीज़ तो है नहीं, आप पहले जैसे जानते हैं वही वाला अप्लाई कर दो। देखो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, अगर एक्स नियामक निकालना रहे चाहे वाई नियामक निकाल रहे हैं, जानते क्या है, एक्स नियामक के लिए हम बोले कि अगर एक्स निकालना है तो एम को उधर गुना कर दो और एम को इधर गुना कर दो। कहेंगे अब ये दोनों एम एम है तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे एम, आप प्लस में लिखेंगे एम, ज़्यादा हो गया ना, अब बटा में एम प्लस में एम। अब ये वाला एम गुना हो जाएगा इधर मतलब किस में, x2 में, और वो वाला एम गुना हो जाएगा इधर x1 में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एम एम तो कॉमन हो गया, तो बच गया क्या x2 और प्लस में x1, बटा में क्या लिखेंगे, दोनों जोड़ दो तो एम एम 2m हो गया, m से m कैंसिल हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि x नियामक का सूत्र हो गया x1 प्लस में x2 और बटा में कितना, बटा में 2। इसी तरह से y नियामक के बारे में सोचो, m को गुना कर दो उधर, m गुना हो गया उधर, किस में गुना हो जाएगा, y2 में, फिर m इधर गुना कर दे m इंटू y1 और बटा में क्या लिखेंगे, बटा में यही लिखना है m प्लस n, तो m प्लस n है ना, m प्लस m है। अब दोनों में से कॉमन क्या है m, तो बच गया क्या, अगर m कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा y2 और प्लस में y1 यही बचेगा, बटा में 2m हो गया, फिर m से m कट गया तो आ गया कितना y1 और प्लस में y2 बटा में 2। इसको क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि r जो बिंदु है जितना इधर से डिस्टेंस है उतना उधर से डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये जो r है इसको कहा जाता है मध्य बिंदु। तो अभी जो हम निकालें ये किसका फॉर्मूला निकाले हैं, मध्य बिंदु का। जब भी मध्य बिंदु निकालना रहे तो सिंपल है कि x1 x2 को जोड़ दीजिए 2 से भागा, y1 y2 को जोड़ दीजिए 2 से भागा, हो जाएगा। इसको उतार लो, ये हो गया मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। मध्य बिंदु, अगर दो बिंदु दिए हुए हैं तो उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बोल देते हैं। क्या है जो, यदि दो बिंदु P तथा Q दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आप कॉर्लरी लिखना चाहते हैं या थ्योरम समझो, जो भी, मतलब फॉर्मूले को प्रूफ करना तो थ्योरम होता है, लेकिन ये थ्योरम नहीं है, ये कह सकते हैं कि सब थ्योरम है, मतलब कॉर्लरी इसको कहा जाता है, परमेय ने उप परमेय है। यदि दो बिंदु x1 तथा y1, x1 y1, दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 दिया हुआ है और कोई तीसरा बिंदु इसको समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। देखो मध्य बिंदु क्या है वो बता रहे, यदि दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 दिया हुआ है तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को P तथा Q दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु समान अनुपात में विभाजित करता है, तो उस विभाजित बिंदु को या विभाजन बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं। और मध्य बिंदु का नियामक यहाँ से निकाल दिए, समान अनुपात है मतलब जितना इधर डिस्टेंस उतना उधर डिस्टेंस। तो चलिए मध्य बिंदु तो हो गया, तो मध्य बिंदु पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते, ठीक है, क्वेश्चन कैसा रहेगा। हालांकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे या कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में ही PDF का लिंक दे दें आपको, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हटाते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे जाना ही पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा आसान है। देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, देखते हैं, खुद से नहीं दे रहे क्योंकि खुद से बताएंगे फिर टाइम बर्बाद होगा, यहीं से बताते हैं आपको अच्छा हो जाएगा। दिया हुआ तो नहीं है मध्य वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक चीज़ समझ गए ना कि x1 x2 दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है। NCERT में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो जो है उसी को देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर दूसरा ही देख लेते हैं। इसमें दिया गया है बिंदु 4, -1 तथा -2, -3, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब एक हिस्सा और फिर दूसरा हिस्सा फिर तीसरा हिस्सा, समत्रिभाजित। जैसे मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, तो एक बिंदु हो गया P और एक बिंदु हो गया Q।
मात्र 2 ही बिंदु उसको समान समान 3 हिस्सा में बांट देगा, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। असम त्रिभाजित है ये, तो अपने मन से मान लो ना कि एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक यूनिट है। यूनिट का मतलब कोई भी यूनिट मान लो, यूनिट मतलब मात्रक, कोई भी मात्रक, सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, फीट मान लो, सब चलेगा। जब हम यूनिट बोल दिए हैं तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, हेक्टामीटर में, डेकामीटर में, मिलीमीटर में, जो मानना। ध्यान दें कि इधर वाला जो डिस्टेंस है वही यहाँ वाला डिस्टेंस है, वही यहाँ वाला डिस्टेंस है। अब अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो P बिंदु है, अगर P को अलग से करके देखें, ठीक है, मतलब हम ऐसे कंसीडर देखें कि A है और ये वाला P है और अच्छा खासा दूरी पे B है, तो ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि P जो है ना बिंदु, यह जो बिंदु P है वह AB को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, या सिंपल लिखो कि विभाजित करता है। तो A का नियामक आप जान ही रहे हैं, B का नियामक आपको मालूम है। A का नियामक कितना है 4 - 1, B का नियामक कितना -2, -3, और MN क्या है वो भी आपको मालूम है। तो P का नियामक अगर x निकालना है, x या कुछ भी मान लो, सपोज दैट मान लो कि x नहीं अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी मानना है। ये अल्फ़ा हो गया और बीटा हो गया, तो अल्फ़ा कैसे निकालिएगा, तो मान लेते कि यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा, ये डिस्टेंस कितना है 1, प्लस में उधर वाला डिस्टेंस कितना है 2, नीचे भी क्या लिखेंगे 1 + 2, 1 को गुना कर देंगे इधर और 2 को गुना कर देंगे इधर। 1 को उधर गुना कर देते हैं, मतलब 1 को किधर गुना कर दे, उधर से। 1 को उधर गुना कितना से कर देंगे -2 से, और 2 को इधर गुना कर देंगे किससे, 4 से। 1 को गुना किए x नियामक में और 2 को गुना किए इधर x नियामक में। इसी तरह से अगर बीटा निकालना है, बीटा, तो भी वही सवाल उठता है कि 1 प्लस कितना लिखेंगे 2 और 1 + 2। 1 को किस में गुना करेंगे, अब बीटा मतलब y नियामक आप चाह रहे हैं, तो गुना करो 1 को किस में -3 में, और 2 को किधर गुना करेंगे, इधर वाला y नियामक मतलब -1 में। कितना हो गया, गुना करके देख लो, ये हो गया 2 × 2 माइनस में प्लस में 4 दूनी 8 बटा में 3, इधर चेक करते हैं -3, और ये हो गया -2 बटा में 3, गलती नहीं ना हुआ है, देख लीजिएगा। 8 में से 2 गया तो 6 बटा में 3 हो गया, और यहाँ -5 बटा में 3 हो गया। ये तो खैर कट जाएगा तो आ जाएगा 2। मतलब P का नियामक कितना है ये हमको मालूम चल गया, P का नियामक हो गया 2 और कॉमा -5 बटा 3। जब भी बटा चिटा आता है ना तो हमको खुद पे डाउट लगता है, कहीं वैल्यू गलत तो नहीं रख दी हैं। चलिए अब गलत रख दिए होंगे तो एक बार चेक कर लें, चेक कर ही लेते हैं। गलत रख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। 4, -1 और -2, 3 करना क्या है, 1, 2, 1 से गुना कर दिए -2 में, वो तो ठीक है, 1 से गुना कर दिए -3 में, और 2 से गुना कर दिए -1 में, ये भी सही है। हाँ लग रहा था ना कि डाउट लगी रहा था, गलती फिर कर दिए हैं। यहाँ 1 को गुना कर दिए -3 में, ठीक है तो किए हैं, और 2 को गुना कर दिए -1 में, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही इतने होगा, ठीक है। अब जो करना है यहाँ पे मध्य बिंदु का इस्तेमाल होने वाला है, क्यों, क्योंकि P तो निकल गया, अब Q को सोचो, तो Q हम कह सकते हैं कि जो Q है ना वो P और B का मध्य बिंदु है। Q जो है P B का मध्य बिंदु है, Q जो है वो P B का मध्य बिंदु है। जो Q देख रहे हो वो P B का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, मान लीजिए कि वो अल्फ़ा बीटा था तो इसको α1 β1 नाम दे देते हैं, वो सिर्फ अल्फ़ा बीटा था तो α1 अब β1 कैसे निकालेगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है कि अगर Q इन दोनों का मध्य बिंदु है तो इधर वाला जोड़ दीजिए, मतलब x1 2 प्लस में x2 -2 दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो। अगर बीटा निकालना है तो माइनस में 5 बटा 3 और उसमें जोड़ दो इधर वाला y नियामक, यानी कितना है -3। तो एक काम करो ना, माइनस में 3 लिखो बटा 2 कर दो, ये ऐसे भी 2 से 2 घट गया तो 0, और इधर अगर चेक करें तो 3 दिया मतलब 9, माइनस में 9 और 1, तो कह सकते हैं -14 और बटा में 3, देख लेना जोड़ के, -14 बटा 3 और गुने में 2, इसे ही कट गया कई बार में -7 बटा 3। यानी अगर Q का नियामक पूछे तो P लिख दीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, देखो
P आइडेंटिकल विद, या इसको बोलते हैं P इक्वावेलेंट टू 3, 3 बार ऐसे रहेगा ना, तो इसको ऐसे नहीं बोलना, 3 बार बराबर इक्वावेलेंट टू। P इक्वावेलेंट टू कितना निकला था, 2 -5/3। उसी तरह से Q इक्वावेलेंट टू, इसको बोला जाता है इक्वावेलेंट टू, आप ही नहीं बोलेंगे 3 बार बराबर, 3 बार पहिया, या इसको बराबर भी नहीं कह सकते, बराबर तो इक्वल टू होता है, उसमें 2 होता है, 2 लाइन तो इक्वल टू, 3 लाइन तो इक्वावेलेंट टू, ये इक्वावेलेंट टू है। अब इक्वावेलेंट टू Q इक्वावेलेंट टू कितना निकला, 0 और कॉमा में -7/3। एक काम करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। बटा चीटा आता है ना तो हमेशा डाउट होने लगता है हमको खुद पर, आपके ऊपर ने, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर डाउट लगे तो गलतियों को देख लो, ठीक है। हम कहते हैं ना कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सही है, कोई कमी नहीं, ठीक है। देखने में हमको लग रहा था कहीं गलती नहीं हो गया हमसे। चलिए आज यहीं तक, 2 ही प्रॉब्लम से काम चलाइए, इसे बाकी कल मिलते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वहाँ तो प्रूफ ऑफ फार्मूला लिखा गया। चलिए, तो अगर इतनी देर तक वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं 1-2 लोग को शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपके लिए हाँ, मतलब दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी तो कल आपको एक सरप्राइज़ मिल जाएगा क्या है जो। चलिए, धन्यवाद।